बेहद खास खबर आज और दुखद खबर आज की यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसे प्रशासक की दुखद मृत्यु की खबर आई जिसने महाराष्ट्र के लोगों के दिलों पर 1991 से लगातार राज किया। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो एक विमान हादसे का शिकार हुए हैं और सुबह से ही हम लगातार, जब से ये खबर हमारे बीच आई है उसके बाद से ही हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विमान हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे लेकर लगातार जांच जारी है। मौसम को ये कहा जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार मौसम है, लेकिन फिर भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उधर बीएसआर जिस कंपनी का ये प्लेन था, ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि विमान पूरी तरह से सुरक्षित था। तो सवाल यही है कि अगर विमान पूरी तरह से सुरक्षित था तो फिर लैंडिंग के दौरान यह हादसा कैसे हुआ। और ये जो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं उस स्थल की है जहां पर आज सुबह ये विमान क्रैश हुआ। बेहद दुखद खबर, क्योंकि जिला परिषद चुनाव होने वाले हैं और बारामती में खास तौर से वो इन्हीं चुनावों को लेकर एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। अजीत दादा के लिए कहा जाता रहा है कि वो राजनीति को केवल राजनीति के रूप में नहीं समझते थे, वो राजनीति को एक सेवा मानते थे, महाराष्ट्र की जनता के लिए सेवा, और उसी सेवा भाव को प्रदर्शित और दर्शित करने के लिए निरंतर सतत वो जनता के बीच उनका आना जाना लगा रहता था। आज का दिन बहुत विशेष था। चुनावों के लिहाज से अगर देखें, जिला परिषद चुनावों के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर उनकी सभा होने वाली थी और इसीलिए वो यहाँ पहुंच रहे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और अजीत दादा का प्लेन क्रैश होता है और उसके बाद ये दुखद हादसा। ये जो एक्सीडेंट साइट है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, उन्होंने अपनी नजरों से क्या देखा, विजय रणदिवे ने क्या देखा, आइए उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं। आज सुबह जो घटना हो गई, जो बारामती के गांव में जो एक घटना हो गई, उस दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार और उनके जो सहयोगी थे, जो एक विमान में एक साथ जो यहाँ पे आ रहे थे, जो जेडपी इलेक्शन चालू है तो उसके उस समय में जेडपी इलेक्शन में जो भी कुछ उनकी प्रचार सभाएं थी, वो उस काम के लिए वो मुंबई से पुणे आ रहे थे। देख रहे कि किस तरह से जो बारामती जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाजू में ही ये जो दुर्घटना हुई है, और देख रहे कि किस तरह से ये जो प्लेन है पूरी तरह से यहाँ पे जलकर खाक हो गया है। और जो भी यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो गांव वाले थे, उनका कहना है कि जब ये स्फोट हो गया तब ये इतना भयंकर स्फोट था कि हमको कुछ पता नहीं चला कि किस कारण ये स्फोट हुआ है। लेकिन हमने वहां पे जाने की कोशिश की, उसके बाद वहां पे इतना जाल था कि बहुत सारा जाल होने के कारण वहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कैसे ये जो जाल थी वो बुझने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन ये इतना ही गंभीर मामला हो गया था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कौन है। जब उन्होंने ये जो आग थी जो थोड़ी बहुत खत्म हो गई तो जाकर वहां पे देख लिया कि कौन कौन इसमें है, तो उनको पता नहीं चला कि शुरुआत में कि उसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी है और उनके जो सहयोगी लोग हैं उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने जब ये उनको जो डेड बॉडी थी, जब उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, तभी जो स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ता उपस्थित थे उन्होंने पहचान लिया कि अजित दादा ही है, और उनके हाथ में जो अंगूठी थी और एक जो घड़ी थी उसके माध्यम से उन्होंने पहचान लिया कि ये अजित दादा पवार ही है। तो देख रहे हैं कि किस तरह से जो बारामती कर है, पुणे कर है, जो समस्त अजित पवार या पवार जो परिवार है, उनको प्यार करने वाला जो परिवार है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं और जो पूरी तरह से जो ये बारामती एरिया है ये पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गया है और पूरी तरह से जो बारामती के परिसर में पूरी तरह से निराशा फैल गई है। और जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके आंखों में पानी भी आ रहा है। और उनको वो जो अजित पवार की जो विकास किया था, शरद पवार जी ने जो यहाँ पे जो बड़ा विकास किया था, उसके माध्यम से बारामती का बहुत सारा विकास हो गया। तो अभी ये जब हमने जो स्थानिक जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा कि आगे हमारा इस बारामती का क्या होगा। विजय रणदिवे, सुदर्शन न्यूज, बारामती, पुणे।
तो एक बहुत बड़ा नुकसान इसे कहा जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये बहुत बड़ी क्षति है और एक ऐसे जननेता का दुखद निधन हुआ है जो जिनके ऊपर जनता का जो विश्वास था वो अटूट था। और यही वजह रही कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार केवल पवार लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए नहीं बल्कि एक भरोसे और विश्वास का नाम कहे जाते थे। इन सब के बीच क्योंकि वहां पर प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद थे, वहां पर लोग भी मौजूद थे, अपने इस प्रिय नेता के जाने पर उनका क्या कुछ कहना है, आइए इसे भी जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी ने। आज जो बारामती में जो दुर्घटना हो गई तो पूरी तरह से जो यहाँ पे जो लोग हैं पूरी तरह से भयावह परिस्थिति हो गई है और उनके आंखों में आंसू दिख रहे हैं कि किस तरह से ये जो लोग हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है इन्होंने ये जो प्रसंग हुआ वो उनके आंखों से देखा है। तो उनसे ही जानेंगे कि किस तरह से सुबह ये जो घटना थी ये घटना हो गई और किस तरह से आप लोगों ने वो घटना देखी। इधर 8:30 बजे ये विमान लैंडिंग होता था, तब विमान का बैलेंस अलग अलग रहा था। उस टाइम वो विमान नीचे आने तक स्फोट हो गया। तो जब ये सब हुआ तब आपको क्या लगता है? उसके पहले यहाँ पे घूम रहा था ये जो विमान है, एक राउंड हुआ था, उसके बाद वो लैंडिंग करते समय वो घूम गया, बैलेंस बिगड़ गया ना, उसके बाद नीचे लगा कि क्या होगा, बड़ा स्फोट हो गया। आप वहाँ पे गए थे, पूरी ये जो घटना थी आपने आंखों से देखी, तो वहाँ पे क्या मतलब देखा आपने वहाँ पे जाके? जो बहुत पूरा तरह जाल था तो कैसे देखा? वो लैंडिंग होने के समय है ना, उसका पोर्ट हो गया बहुत बड़ा, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इधर उधर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और थोड़ी देर हो गया तो प्रशासन के आदमी आया इधर और उन्होंने देखा और जाल बुझाने के लिए अग्निशमक दल का भी आया और उसने आग बुझाने का प्रयत्न किया। कितने लोग थे उसमें शामिल और जो आग बहुत भड़की हुई थी तब कैसा वो प्रसंग कैसा था? वो बहुत बड़ा प्रसंग था क्योंकि बहुत बड़ी इतना बड़ी आग लगी थी कि कोई इधर उधर का दिखता नहीं। तो आपने अजीत दादा को कैसे पहचाना कि ये अजीत दादा? क्या हुआ, उधर का किरण दादा जो है बारामती का, वो आया था इधर, वो बोला कि आप हमारे दादा है, अपने दादा है, और अंगठे और घड़ियाल से उन्होंने पहचाना कि ये बड़े अपने दादा के हैं। बाबा कैसे देखते हो कि आप यहाँ पे थे तब ये जो आग लगी थी और अचानक से ये दुर्घटना घड़ी, तब आप क्या कर रहे थे? अपघात कारण नाही, ती मुळचंच ही होतं, म्हणजे कुठंतरी महागच त्याचा बेत होता, पण हितवर कसं तरी आलेलं आहे ते, त्याला मला वाटतं मॅच झाला असन त्या ह्याला पटेला, त्याचा ती पोट झाला, त्यांचं डायरेक्शनच। आपको क्या लगता है, आप भी वहाँ पे मौजूद थे तो किस तरह से ये घटना हो गई थी? आपने आंखों से देखा है तो क्या प्रसंग था वो? बहुत भयानक प्रसंग था वो। तो लोगों में दुख है, लोगों में सीधे तौर पर एक भरोसे को खोने का, एक विश्वास को खोने का जो दुख है वो साफ तौर पर आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा वो आपने सुना और किस तरीके से अजीत दादा के जाने पर पूरा जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति में डायनेमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और अजीत पवार का रहना मतलब महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण डायनेमिक्स जो था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ये अब सवाल उठ रहा है कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में क्योंकि अब अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, प्लेन क्रैश को लेकर सवाल है, मेंटेनेंस को लेकर, जो प्राइवेट जेट्स होते हैं इनके मेंटेनेंस को लेकर, और साथ ही साथ सवाल ये भी है कि अब आगे क्या होगा। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की ही अब लगातार कोशिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल राठौर सीधे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ एविएशन एक्सपर्ट अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे सबसे पहले बाबूलाल राठौर, नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं बाबूलाल आपके पास आ रही हूँ। राइट नाउ अगर अभी देखें तो बहुत सारे
हमने सुबह से देखा कि जैसे ही ये खबर आई इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल नहीं है, बल्कि एक चिंता है, एक विचार उत्पन्न हो गया है कि एक ऐसा नेता अब हमारे बीच नहीं है, एक ऐसी शख्सियत हमारे, एक ऐसी व्यक्तित्व अब हमारे बीच नहीं है जो सीधे तौर पर विश्वास और विश्वसनीयता का दूसरा नाम हुआ करते थे। आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी ये कहते हैं कि मेरा दमदार साथी चला गया, दिलदार साथी चला गया। तो ये साथी चला गया, ये क्षतिपूर्ति कैसे हो पाएगी और अभी वर्तमान में अब आगे किस तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है हॉस्पिटल के बाद का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा? डिटेल अगर आप दे सके बाबूलाल राठौर। देखिए, निश्चित तौर पर पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि अजित पवार वो सिर्फ एक छोटे मोटे नेता नहीं थे, वो एक बड़े नेता थे, जनता से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता थे। और आज पूरा शोक की लहर में डूबा हुआ है पूरा महाराष्ट्र। सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद ने उनको श्रद्धांजलि दी है। अगर हम बात करें तो शरद पवार अभी जो है वो वहां पर हम बारामती में पहुंच गए हैं। अजित पवार का जो परिवार दिल्ली में था, तो सुप्रिया सुले और उनके साथ जो परिवार था वो लोग भी अभी पहुंच गए, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर जो है आम नागरिक जो अजित दादा से जुड़े हुए थे, जो उनको प्यार करते थे, वो इतनी भीड़ वहां पे है। अजित दादा तुम अमर रहो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर नारेबाजी की जा रही है। कहीं ना कहीं बहुत क्षति महाराष्ट्र को पहुंची है। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी भावनिक उन्हें जो है ट्वीट किया है। उन्होंने भी कहा है कि बड़ा नेता महाराष्ट्र का खोया है, बहुत शोक में है। और खास करके अगर हम बात करें तो लाड़की बहनें के आंखें भी आज पूरे महाराष्ट्र में नम है, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि लाड़की बहन योजना की अगर बात करें तो उसकी नींव, उसकी आधार रखने में सबसे पहला नाम अजित पवार साहब का आता था। बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। राजलक्ष्मी जी, आपके पास ही मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले अमित जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि सुबह से ही बहुत सारे इफ एंड बट्स इस पूरे एक्सीडेंट के बाद से उठ रहे थे। बहुत सारी क्वेरीज हो रही हैं कि अभी तक, क्योंकि अब दोपहर होने को आई है, बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। आपकी नजर में आज का जो ये हादसा है, चलिए सबके बीच सबसे पहले एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, शरद पवार बारामती हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बारामती हॉस्पिटल शरद पवार पहुंचे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ ये कहा जा रहा है कि वो पहुंच चुके हैं बारामती हॉस्पिटल, क्योंकि ये एक्सीडेंट बारामती के पास ही हुआ और इसके बाद ही जो तमाम बॉडीज थी उन्हें बारामती हॉस्पिटल लाया गया। हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि बारामती हॉस्पिटल के बाहर किस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। अपने इस प्रिय नेता के दुखद निधन पर हर कोई सिर्फ रोता बिलखता हुआ यहाँ नजर आया है। और अभी इस वक्त की जो अहम खबर है, शरद पवार बारामती हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। इसी बड़ी खबर के साथ आइए अमित जी, सीधे जो मेरा सवाल था, इतना समय बीत चुका है, अभी आप क्या समझ पा रहे हैं कि क्या वाकई ये एक मशीनरी एरर होगा या फिर ह्यूमन एरर के चलते ये हादसा हुआ है? टाइम तो आपके हिसाब से काफी निकल गया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन, जो एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके हिसाब से अभी कुछ भी टाइम नहीं निकला है। और जहां तक बात है, जो हम सबको समझ आ रहा है कि लो विजिबिलिटी हैज बीन द मेजर कॉज फॉर दिस। और लो विजिबिलिटी में मैं पहले भी अभी बता रहा था आप ही के चैनल कि दो चीजें ही कपल्ड टुगेदर, लो विजिबिलिटी अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट ये टेक्निकली एक एयर स्ट्रिप था। इट इज नॉट अ फुल्ली इक्विप्ड एयरपोर्ट लाइक for that matter Bombay or let's say Delhi type of an airport, जहाँ पे कि आपके लैंडिंग को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो जब आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं होता है तो आप जो लैंडिंग अपनी करते हैं वो एज अ पायलट आप विजुअल करते हैं। अब उस केस में आपका अपना एक्सपीरियंस है, और जब आपको विजिबिलिटी को असिस्ट करने के लिए कोई इक्विपमेंट है नहीं, तो फिर जो है आप अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ही आप वो डिसीजन लेते हैं। और उस केस में ये भी मैंने पहले कहा कि स्पेशली वीवीआईपी फ्लाइंग में
जो एक प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं साहब जाना बहुत जरूरी है और आगे एक मीटिंग है, तो वो प्रेशर जो है नहीं बनाना चाहिए। द डिस्कशन शुड ऑलवेज लाई विद द पायलट एंड देयर कैपेबिलिटी, कि उनका जो डिसीजन है, क्योंकि वो टेक्निकली इस बात को समझते हैं कि अभी वहां पे ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे। तो वो डिसीजन जब तक आप पायलट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे और प्रेशर बनाएंगे कमर्शियली भी और पॉलिटिकली भी, तो ये बड़ा इसी तरह का दुखद जो है दृश्य हमारे सामने आने के चांसेस मतलब अमित जी, ये क्या ये समझा जा सकता है या ये माना जा सकता है कि जिस तरीके की सिचुएशन वहाँ थी, जो एटमॉस्फेयर का लो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, क्या पायलट के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता कि वो किसी तरीके से कांटेक्ट कर सके? क्योंकि बीते दिनों अगर आपको याद हो, जो गुजरात में हादसा हुआ था और हमने पूर्व सीएम भूपेश पटेल साहब को खोया था, उस वक्त मे डे का एक कॉल वो किया गया था। तो ये कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में पायलट एक कॉल करता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या, क्योंकि अभी तक ये जानकारी भी नहीं मिली है कि उसने किसी भी तरीके से एटीसी को या किसी तरीके का उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, यहाँ पर सीधे हादसे की खबर आती है। तो वो जो लास्ट मोमेंट होता है, वो लास्ट मोमेंट कितना क्रूशियल होगा? क्यों नहीं वक्त मिल पाया पायलट को कि वो किसी भी तरीके का कांटेक्ट कर सके? जो आप मे डे वाला कॉल कह रहे थी, वो होता है जब आपके जहाज के अंदर कोई फेलियर होता है। जब जहाज के अंदर कोई आपका इक्विपमेंट फेलियर है और जहाज आपके कंट्रोल से बाहर है, तो फिर आप मे डे कॉल करते हैं कि वी हैव एन इक्विपमेंट फेलियर और हमारे को द इंटायर एयरपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू अस फॉर लैंडिंग, क्योंकि दिस इज एन इमरजेंसी लैंडिंग। वेयर यहाँ पे जो अभी तक समझ आ रहा है कि देयर वाज नो फेलियर, इक्विपमेंट फेलियर करके कुछ भी नहीं था जहाज में। जहाज बिल्कुल परफेक्टली वाज फ्लाइंग परफेक्टली फाइन और उसमें इक्विपमेंट फेलियर नहीं था, इस करके पायलट मे डे कॉल देने का उसका बनता नहीं। ठीक है, मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजलक्ष्मी जी जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, अजीत पवार ये नाम आते ही एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत सामने आने लगता है जो विश्वास और विश्वसनीयता का दूसरा नाम महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता रहा। लेकिन अब क्योंकि अजीत पवार साहब नहीं रहे, तो क्या इसे जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल डायनेमिक्स है उसमें खास तौर से एनसीपी और सत्ता संतुलन के बीच में एक बहुत बड़ा असर नजर आने वाला है आने वाले समय में? जी नमस्ते, और सबसे पहले मेरे भावपूर्ण श्रद्धांजलि अजीत पवार जी को, और उनके साथ जो और भी जो 5 और थे वहां पर जिनकी मृत्यु हो गई, उनको भी मेरी श्रद्धांजलि। और देखिए, ये बड़ा ही एक दुखद है ये जो भी आज हुआ, और बड़ा शॉकिंग न्यूज था ये सब। और ये मुझे लगता है कि आज एनसीपी, अभी जैसे आपने भी दिखाया कि देखिए शरद पवार जी ने भी अपने दुख व्यक्त किया, तो ये देखिए ये पूरा एक पॉलिटिकल एक टर्मोइल है, खास करके एनसीपी में, क्योंकि अभी जो है शरद पवार जी और अजीत पवार जी ऐसे थोड़े से एक इंडिकेशन हो रहा था कि हो सकता है दोनों का विलय हो, उनके जो दोनों गुट थे। तो ये अभी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके लिए अजीत पवार खुद बहुत कोशिशें कर रहे थे। अभी बीते दिनों हमने दिवाली पर भी ये विजुअल्स देखे थे, जब पूरा परिवार एक साथ आया था, एक जो बिखराव हुआ था, उसके बाद वो जब परिवार साथ आया था तभी ये कहा जाने लगा था कि देखिए लग रहा है कि आने वाले समय में ये जुड़ाव नजर आएगा और एनसीपी फिर एक हो जाएगी, और इसमें अजीत दादा का बहुत बड़ा रोल कहा जा रहा था। राजलक्ष्मी जी। जी बिल्कुल, और देखिए उन्होंने हमेशा जो, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनके किसी के साथ भी कुछ भी पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, लेकिन वो हमेशा सबको अपने साथ लेके चलते थे। बिल्कुल, जो सबको साथ लेकर चलने वाला एक नेता, और महाराष्ट्र ने आज देश ने बल्कि कहेंगे एक ऐसे ही नेता को खो दिया है। बाबूलाल राठौर के पास जरा जाना चाहती हूँ, हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अब आगे के कार्यक्रम के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अभी अभी जो खबर आई शरद पवार साहब हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, इसके बाद आगे क्या? आगे पवार
जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। सब दूर दूर, कोई बाहर है, कोई विदेश में भी है, वो सब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सब लोग पहुंचेंगे, उसके बाद आगे के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 3 दिन का शोक 3 दिन के लिए शोक जाहिर किया है महाराष्ट्र में, और आज 1 दिन की सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया है। बीड़ की अगर हम बात करें तो अजीत दादा जो है, अजीत पवार बीड़ के पालक मंत्री थे। बीड़ भी पूरा शोक में डूबा हुआ है। आज पूरा बीड़ शहर बंद है और अजीत दादा अमर रहे के वहां पर भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो पूरा शोकाकुल वातावरण पूरे महाराष्ट्र में है। शरद पवार बारामती पहुंच चुके हैं और जो सुप्रिया सुले जी थे वो भी बारामती पहुंच चुके हैं। पूरा पवार परिवार बारामती इस वक्त पहुंच रहा है और बड़ी संख्या में वहां पर अजीत दादा के फैंस जो है वहां पे रोते हुए बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर राजलक्ष्मी जी, अजीत पवार से अजीत दादा तक का सफर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि केवल लिगेसी को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि किस तरीके से विश्वास और विश्वसनीयता को बरकरार रखना। उनके लिए कहा जाता है कि छोटा छोटा अगर कोई जनमानस जनसमूह वहाँ पहुँचता था अपने काम को लेकर, एक जनप्रतिनिधि वही होता है जो छोटे से छोटे काम को भी अगर पूरा करा दे तो वो दिल में जगह बना लेता है। और बाकायदा वो एक जनता दरबार लगाया करते थे। खासतौर पर वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो वहाँ पहुँचते थे अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। कभी उन्होंने समस्याओं को इस तरह से आकलन नहीं किया कि ये समस्या बहुत छोटी है, ये समस्या बड़ी है। सिर्फ समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए और निराकरण होते ही अजीत पवार अजीत दादा बन जाते थे। ऐसे थे अजीत पवार साहब। जी बिल्कुल। देखिए, ये जमीन से जुड़े हुए ऐसे नेता थे जिन्होंने, आप सोचिए कि 7 बार ये बने हैं एमएलए और मतलब उनको जनाधार था। और ये जैसे बारामती में और ये इनके जो ये सब इनका गढ़ था। तो आप सोचिए कि इधर के लोगों को उन पर इतना विश्वास था, आप कुछ भी करें आप उनको वहां से हिला नहीं सकते। तो ऐसा था उनका जो उनकी जो पर्सनालिटी और ये बहुत हार्ड वर्किंग। आप सोचिए कि अभी पिछले कुछ सप्ताह में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उन्होंने कैंपेनिंग वगैरह बहुत किया। ये बात अलग है कि उधर उनको इतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन वो तुरंत अभी देखिए जिला परिषद के इलेक्शन के कैंपेनिंग में लग मतलब एक एक्सट्रीम पावर था उनके अंदर। जल्दी से 30 सेकंड्स में अमित जी ये बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी ये भी खबर आ रही है कि जिस कैटेगरी का ये प्लेन था 200 हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भरोसा, वीआईपी मूवमेंट के लिए भरोसा इसी प्लेन पर हुआ करता है। अमित जी। ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट एंड बहुत सारे जहाज पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं इस कैटेगरी के, तो जहाज तो भरोसेमंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, उसके मेंटेनेंस, क्योंकि इसमें एक जो चीज बाहर निकल के आ रही है कि कम से कम पायलट को ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का अलर्ट तो मिलना चाहिए। वो ऑल्दो जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता लगेगा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कि उनको मिला या नहीं मिला, सीबीआर से भी पता लगेगा। बट उसके अलावा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब बहुत क्लोज होता है तो वार्निंग मिलना चाहिए। बाबूलाल राठौर, आपने तो जब बीता अभी इलेक्शन बीता और उसको कवर करने की जब आप लोग ग्राउंड पर थे, तो कई बार अजित पवार के पावर को लेकर, उनकी पावर मतलब शक्ति राजनीति से जुड़ी हुई नहीं, उनकी काम करने की जो शक्ति थी उसे लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि अगर वो टाइम के इतने पाबंद थे कि अगर उन्होंने कह दिया 6 बजे मीटिंग है तो वो 6 बजे नहीं बल्कि 5:45 बजे ही पहुंच जाया करते थे। सभाओं को लेकर जो उनकी एनर्जी थी वो एक्सट्रीम एनर्जी, उनके एनर्जी को कॉम्पीट करना लोग कहते थे बहुत मुश्किल होता था। तो इस तरीके की परिस्थिति में क्या महाराष्ट्र में अब ऐसा कोई जननेता हो पाएगा अजित पवार के बाद से? जी बिल्कुल लावणी जी, ऐसा होना महाराष्ट्र में बहुत अब नामुमकिन है, क्योंकि अजीत दादा वो एक ऐसा नेता थे जो समय देखते थे, कुछ भी नहीं, सुबह 6 बजे से ही काम पे लगते थे। और जहाँ पर भी, जैसे अभी छत्रपति संभाजी नगर में भी बहुत सारे कार्यक्रम में अजीत दादा आते, लेकिन जनता से सीधे जुड़ते थे, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते थे अजीत दादा। और जो काम हो सकता है तो रेडी, हाँ ये काम होगा, और अगर नहीं तो सीधा मुंह पे बोलते थे कि ये जो काम है ये बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी जनता को गुमराह नहीं करते थे, इसलिए जनता का उनके ऊपर बहुत भारी विश्वास बढ़ा हुआ था। और जनता के बड़े नेता वो जाने जाते थे, जमीन से जुड़े हुए नेता, इसलिए उन्हें कहा जाता है। पिछले 26 जनवरी के दिन 2 दिन पहले ही यहाँ पर बीड़ जिले के अंदर उन्होंने तिरंगा लहराया था उनके हाथों से, क्योंकि वो वहाँ के पालक मंत्री थे। और लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया है,
और अब अजीत दादा हमारे नेता अब हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बारामती के हॉस्पिटल के सामने हम सुन रहे बड़ी संख्या में जो वहाँ पे अजीत दादा के फैंस है वो नारे लगा रहे हैं, वापस आओ अजीत दादा वापस आओ के नारे लग रहे हैं। यानी कि लोग नहीं चाहते कि अजीत दादा हमारे बीच में नहीं रहेंगे। प्यार अजीत दादा का ये विश्वास आज दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जनता रो रही है, खुद आंखों में से आंसू आ रहे लोगों के। बिल्कुल। और बाबूलाल महंगी घड़ियों के शौकीन थे वो, और आज भी देखिए कि उनकी बॉडी उनकी घड़ी से ही पहचानी गई। निश्चित तौर पर अजीत दादा घड़ी के बहुत शौकीन थे, महंगी घड़ी के। और आज जब ये हादसा हुआ तो वहां पर जो स्थानीय नागरिक थे उनको पता नहीं था कि इस हादसे में अजीत दादा है क्या। लेकिन जब बाद में वहां पर जाने के बाद डेड बॉडी वहां पे सब पड़ी हुई थी, उसमें जब हाथ में घड़ी देखी और घड़ी से ही पहचान में आए कि ये महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम अजीत दादा है। वो देखने के बाद लोग बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाए, वहीं पर लोग रो पड़े और सब जानकारी तुरंत पूरे महाराष्ट्र में ये फैल गई कि यहाँ इस बिल्कुल। और हमने देखा भी कि किस तरीके से वहां पर जो कार्यकर्ता थे वो बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आए। मतलब ये बताता है कि दिलों में किस तरह से अजीत दादा ने जगह बनाई हुई थी। अमित जी, आपके पास आ रही हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ, बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तो खास तौर से जो एयर स्ट्रिप है, जहां पर छोटी एयर स्ट्रिप है, वहां पर थोड़ा ज्यादा मुश्किलें होती है। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? क्या ऐसा होता है कि छोटी एयर स्ट्रिप पे लैंडिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है? चलिए अमित जी, एक सेकंड, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बारामती पहुंचा अजीत पवार का परिवार। अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार पहुंचे हुए थे और अब पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले, शरद पवार बारामती पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अब बेटा पार्थ पवार भी बारामती पहुंचे। दरअसल सभी की मौजूदगी दिल्ली में थी। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली थी और इसके बाद आज जब ये दुखद खबर सामने आई तो उसके बाद अब जो परिवार है वो बारामती पहुंच चुका है। पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती पहुंच गई हैं, बेटा पार्थ पवार, और इसके पहले जो खबर आई शरद पवार और सुप्रिया सुले भी बारामती पहुंच चुके हैं। अमित जी, आपसे ही कंटिन्यू कर रही हूं। छोटी एयर स्ट्रिप को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एयर स्ट्रिप छोटा होने से कोई दिक्कत नहीं है टिल द टाइम। स्टूडियो ऑडियो बढ़ाइए पैनल प्लीज। हाँ बोलिए अमित जी, प्लीज कंटिन्यू। वेदर आपके फेवर में, क्योंकि कोई भी जो जहाज होता है बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद वो बनता है और उसको प्रोडक्शन में आने में जो सर्विस में आने के पहले उसके ऊपर बड़े सारे टेस्ट किए जाते हैं और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके ऊपर खर्च होते हैं। उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलता है कि हाँ ये जो है सिविल एविएशन के लिए यूज हो सकता है। तो उसमें जो आपके इक्विपमेंट्स, ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी काफी रिडंडेंट इक्विपमेंट होते हैं। एक ही इक्विपमेंट के ऊपर में हर चीज कम से कम 2 होती है, जितनी भी इक्विपमेंट होंगी कम से कम 2 होंगी। तो एंड देन अगेन ये इस तरह का एयरक्राफ्ट जो कि हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है, ट्विन इंजन जेट एयरक्राफ्ट है, ये तो टाइम टेस्टेड है। ऐसा भी नहीं कि नया एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है, इनका टाइम टेस्टेड 30-40 साल से ये जहाज प्रोडक्शन में हैं और वर्ल्ड वाइड उड़ रहे हैं। तो जो आपकी जो बात है कि छोटे एयर स्ट्रिप पे अगर आपका वेदर जैसे कि विजिबिलिटी आपके फेवर में नहीं तो ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि बड़े एयर स्ट्रिप पे अगर विजिबिलिटी नहीं भी है तो बड़े एयरपोर्ट के अंदर इक्विपमेंट इतनी होती है जो आपको एयरपोर्ट का इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट का इक्विपमेंट दोनों इन टैंडम दे फैसिलिटेट द ऑटो पायलट लैंडिंग टाइप्स। वेयरएज जब आपका ग्राउंड पे कोई इक्विपमेंट नहीं है टू असिस्ट तो फिर जो आपका विजुअल रेफरेंस है, वीएफआर फ्लाइंग जिसको बोलते हैं, विजुअल रेफरेंस से ही आपको फ्लाइंग करना पड़ता है और लैंडिंग आपको विजुअल रेफरेंस से ही करना पड़ता है। उसमें 2-3 चीजें फिर उभर के सामने आती हैं कि जब ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट के ऊपर में ये जो सेट ऑफ पायलट्स गए थे ऑन बोर्ड, इन्होंने पहले लैंडिंग की थी या नहीं करा था। अगर वो फेमिलियर होंगे, जब आपको विजुअल करना है तो यू विल हैव टू बी फेमिलियर विद दी आसपास का जो भी टेरेन। अगर फेमिलियर होते तो फिर उनको अगेन एक बात जो सामने आ रही जो सुनी सुनाई बात है अभी कि ये लोग
रनवे डायरेक्शन 1-1 से लैंड कर रहे थे, विच वाज इन द अर्ली मॉर्निंग, इट इज हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, लुकिंग टुवर्ड्स द सन। अब उस केस में आपका फॉग का टाइम भी है और आप इनटू द सन लैंड कर रहे हैं, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ही जो आपको नजर आ रहा है उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट में ही काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा ये जो एक्सीडेंट हुआ ये उनके सेकेंड अटेम्प्ट में ये हादसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बार व्हेन दे ट्राइड और उनको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने फिर से विमान को ऊपर ले लिया और दोबारा ट्राई करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ अपने पर्सनल डिसीजन पर और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है और यहाँ पर शायद वहीं कुछ चूक हुई या हालांकि अब जाँच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच में राजलक्ष्मी जी देखिए जाँच का विषय है और जांच होगी जरूर, इस पर सत्ता पक्ष ने भी बात कह दी और विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। खैर मैं आज विपक्ष की राजनीति पर नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि ये मुद्दा विपक्ष की राजनीति का नहीं है। सवाल ये है कि महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अजीत पवार जिनकी अधूरी ख्वाहिशें, जो उनका सपना था कि एक हो जाए एनसीपी, जिसे लेकर वो लगातार प्रयासरत भी थे, लेकिन अब अजीत पवार नहीं है, तो एनसीपी को लेकर आगे क्या? क्योंकि अगर आज की तारीख में एनसीपी, वास्तविक एनसीपी अगर देखें तो वो अजीत पवार के पास थी, तो अजीत पवार के ना रहने पर वो वास्तविक एनसीपी क्या शरद पवार के पास पुनः जाएगी? क्या सुप्रिया सुले आएंगी? या क्या आज की तारीख में उनकी पत्नी की बात की जाए या बेटे की बात की जाए? क्या होगा एनसीपी का? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए यही एनसीपी खास करके अजित पवार गुट के लिए ही ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इसमें एक बात है कि देखिए सुनेत्रा जी जो उनकी पत्नी है और जो उनके बेटे पार्थ, वो दोनों राजनीति में सक्रिय हैं, तो फिर उसके चलते मुझे लगता है एक संभावना ये है कि ये जो है इस गुट की भागदौड़ जो है खास करके वो संभाले, क्योंकि ये रीजनल पार्टी है। तो इसमें आपने देखा होगा कि रीजनल पार्टीज में खास करके ये जो परिवार के पास में एक सत्ता होती है, तो ये सबसे नेचुरल एक सक्सेशन आप बता सकते हैं इसको। और उसके बाद ये पार्टी में बड़े बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल जी हैं, छगन भुजबल जी हैं, सुनील तटकरे जी हैं। तो फिर आप राष्ट्रीय स्तर पे बोलिए या फिर जो राज्य में बोलिए, उनके वरिष्ठ नेता हैं। अभी जब बात निकलती है कि ये जो अगर विलय होता है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह मुझे नजर आता है, क्योंकि वो फिर उनको वापस शरद पवार जी के डोमिनेशन में उनको रहना पड़ेगा। हालांकि इतने वर्षों तक वो और अगर ऐसा होता है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि सरकार में तीनों हैं, तो क्या वाकई जो एससीपी है, जो एनसीपी जिसे अब शरद पवार का एससीपी कहा जाता है, अगर विलय हो जाता है तो क्या वो संभावनाएं वहां पर बनती हुई नजर आएगी सत्ता पक्ष को लेकर खासतौर से? बाबूलाल राठौर जी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हालांकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो है कि अब एनसीपी का क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये भी सवाल उठ रहा है कि सरकार का क्या होगा, क्योंकि अजीत पवार, अजीत दादा की जो जगह है उसे लेगा कौन, और जो लेगा वो लेगेसी के साथ साथ सत्ता के साथ सामंजस्य बैठा पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लावनी जी ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अजीत दादा सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के डिप्टी सीएम ही नहीं थे, अर्थ मंत्री का दर्जा भी उनके पास था। तो कहीं ना कहीं ये अभी इसकी दावेदारी किसके ऊपर होगी, बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें लावनी जी, तो शरद पवार से अजीत दादा अलग जरूर हुए थे, पार्टी जरूर अलग हुई थी, लेकिन बार बार कुछ शरद पवार जी से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, बंद कमरे में भी उनसे बातचीत होती थी, मीडिया में भी ये चर्चा का विषय बनता था। तो कहीं ना कहीं शरद पवार भी उनको बहुत प्यार करते थे, इसलिए आज शरद पवार के दिल में भी काफी दुख है, वहां पहुंचे। और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं लावनी जी कि आज सुबह जिस तरह से खबर आई, पूरा महाराष्ट्र दुख में डूब चुका था, शोक की लहर थी। लेकिन एक बार हम जानते हैं कि ऐसी भी खबर आई थी, जो सुबह सुबह खबर आई थी, जब लोग नींद से जागे थे, तो पता चला कि अरे सुबह सुबह अजीत दादा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, महाराष्ट्र राज्य के देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। बिल्कुल, महाराष्ट्र घटना को लेकर ये हो गया, बिल्कुल एक वो दिन था और एक आज का
का दिन है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक वो दिन था और ये एक आज का दिन है। वो दिन एक सुखद खबर लेकर आया था, लेकिन आज का दिन एक दुखद खबर लेकर आया, और ऐसी दुखद खबर जो वाकई महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़कर गई है। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। उड्डयन मंत्री की तरफ से यह बयान आ चुका है, हादसे की जांच शुरू हो चुकी है। लैंडिंग के वक्त विमान में दिक्कत आई, ये कहा जा रहा है, और क्या दिक्कत थी इसे लेकर हादसे के समय दृश्यता कम थी, जिसे लगातार जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं बता भी रहे हैं कि पायलट ने 2 बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन क्योंकि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी और इस वजह से यह हादसा ये कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया हुआ है। उड्डयन मंत्री की तरफ से भी यह बयान आ चुका है कि हादसे की जांच जारी है। और अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब तो उड्डयन मंत्री भी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये विजिबिलिटी एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये से माना जा सकता है, मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो भी वीआईपी मूवमेंट से जुड़े हुए जो भी चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं, क्या उनका एक जो सेफ्टी ऑडिट होता है, वो स्पेशल सेफ्टी ऑडिट, एक्स्ट्रा सेफ्टी ऑडिट, क्या उसे ज्यादा करने की जरूरत है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका ऑडिट उनकी कंपनी की ही अथॉरिटी करती है। क्या ये जरूरी है कि कोई गवर्नमेंट बॉडी भी पूरी तरह से डेडिकेटेड बॉडी जिसका काम ही हो कि हर 2 महीने पे इसका ऑडिट हो, शायद तब हम ऐसे हादसों को रोक सके? नहीं, जितने भी ऑडिट्स होते हैं और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं और कंप्लायंसेस हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे डीजीसीए ही ओवरसी कर। तो ये जितने भी कंप्लायंस हैं वो सारे का सारा नहीं, डीजीसीए करती तो है, लेकिन सर सवाल ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, डीजीसीए करती तो है, लेकिन सवाल ये है कि ये बहुत जल्दी नहीं होता, ये फ्रीक्वेंट नहीं होता है, नहीं होता, ये टाइम टेकिंग होता। हाँ जी, वो जितने भी आपके इंस्पेक्शंस होते हैं, देयर आर ओनली 2 क्राइटेरिया टू इट। वन इज आवर्स बेस्ड एंड देन यू हैव द टाइम बेस्ड। तो डिफाइंड है कि इतने घंटों के बाद में ये चेक होना है, इतने कैलेंडर डेज के बाद में ये चेक होना, उस हिसाब से जहाज के हिसाब से हर जहाज का डिफाइंड होता है और उसी हिसाब से वर्ल्ड वाइड होता है। यहाँ पे डीजीसीए उसको ओवरसी करती है और बाहर एफएए उसको ओवरसी करता है। तो वो वहां पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि जो है बड़े जहाज, छोटे जहाज, जो भी कमर्शियली कोई भी जहाज अगर उड़ रहा है तो उसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उनकी जो ऑडिट्स हैं, वो सारा डिफाइंड है, वहां पे एम्बिग्विटी कोई नहीं जी। तो ये महत्वपूर्ण बात है, और इसी के साथ क्योंकि हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, बारामती पवार साहब का पूरा परिवार पहुंच चुका है। अब आगे का क्या कार्यक्रम होगा इस बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। बाबूलाल, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ख्वाहिशें थी जो वो अधूरी रह गई। उन ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ये भी थी अजित पवार साहब की, मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देखना, क्योंकि बीते दिनों अगर आप देखें तो जब महाराष्ट्र गौरव दिवस मन रहा था तब उन्होंने बड़े हंसी ठिठोली के साथ ये बात कही थी कि अब लगता है कि समय आ गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में भी मैं अपने आप को देखूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे लेकिन मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाया, और अब देखिए आज जो ये खबर है, सपना सपना ही रह गया। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है आज उस बयान की। बिल्कुल बिल्कुल लावणी जी, अजीत दादा का मुख्यमंत्री बनने का एक सपना था। वो बार बार हंसते हुए कार्यक्रमों में बहुत सारे जगहों पे उल्लेख भी करते थे कि नहीं, एक मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है। और सिर्फ अजीत दादा की इच्छा नहीं थी, उनके जितने कार्यकर्ता है, उनके जितने नेता है, उन सबकी इच्छा थी कि अजीत दादा महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बने। ये उनकी इच्छा थी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। इसका पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को दुख है। एक बड़े नेता को आज हमने गंवा दिया है, पूरे महाराष्ट्र ने गंवा दिया। लेकिन अजीत दादा कभी भी कॉमेडी करते हुए दिखते थे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ राजनीति करते थे, और उनसे जो विपक्ष के लोग थे वो भी काफी खुश रहते थे। हालांकि मुद्दे पर अलग बातचीत होती थी, लेकिन जब साथ में बैठते थे तो एक हंसी मजाक की भी बातचीत करती थी। जब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए जब महाराष्ट्र की नई सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे और अजीत दादा और जो देवेंद्र जी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब एकनाथ शिंदे का मन नहीं था उप मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन अजीत दादा ने तुरंत बीच में बोल दिया था, नहीं मैं तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा, शपथ लूंगा। तो उससे भी सब ठहाके लगा के हंसते थे। आज उन सब की आंखें नम है, सब अपने अजीत दादा को याद कर रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल में, बिल्कुल सबकी आंखें नम है, पूरा महाराष्ट्र शोकाकुल है। और ऐसे में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठ रहा है। अमित जी, चलते चलते आपसे एक सवाल, क्या ये हादसा टाला जा सकता था?
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब भी कोई वीआईपी फ्लाइंग होती है उसमें हम लोगों को हमें याद रखना है, कोई भी फ्लाइट होती है जो प्राइवेट चार्टर है, हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि पायलट के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। कि हमें सबको पता है जो भी इंसान अगर प्राइवेट फ्लाइंग कर रहा है उसके लिए वक्त की कीमत जो है पैसे से ज्यादा है, तभी वो कर रहा है। उसका आगे का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, वहां एक सही वक्त उसको पहुंचना है, तभी वो कर रहा है। मगर इस बात पे हमको समझना होगा कि उस पूरे जहाज के अंदर सिर्फ 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो दोनों पायलट हैं जो टेक्निकली इसको इवैल्यूएट करने की स्थिति में होते हैं अभी ऑपरेट करना उचित है या नहीं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कई दफा मैक्सिमम टाइम्स वीवीआईपी फ्लाइट्स ही ज्यादातर इस तरह के हादसे का शिकार होती हैं, क्योंकि जो वीवीआईपी के नीचे के लोग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि नहीं साहब को जाना बहुत जरूरी है। मगर आपको ये जो है पायलट की डिस्क्रिप्शन पे इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एजुकेटेड पर्सन है जो कि इसको इवैल्यूएट कर सकता है कि इस मौसम में इस एयरपोर्ट पे क्या हम आज ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उसको जब हम उसकी डिस्क्रिप्शन पे जब हम भरोसा नहीं करते हैं, उसको जब हम पुश करते हैं, तो उसका नतीजा हमारे को सामने ऐसे बिल्कुल उसका परिणाम हमारे सामने हो। और इसीलिए जरूरत है कि पायलट अगर कुछ कह रहा है अपनी सोच समझ से तो उसको बिना दबाव के सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि इस हादसे को लेकर जांच शुरू हो चुकी है, उड्डयन मंत्री ये स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है इस हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति को वो धक्का दिया है, वो दुख दिया है जिसकी भरपाई करना शायद बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बाबूलाल राठौर भी हमारे साथ जुड़े, राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ये कैसे भरा जाएगा, अजीत पवार का जाना ये कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति है, इसे लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। और इन सब के बीच में आगे की जो कार्यक्रम है, जो तस्वीरें आ रही हैं, उस पर हमारी विशेष नजर बनी हुई है।